अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ख्वाजा आसिफ इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर बने हुए हैं। हालिया दिनों में उनका ब्यूरोक्रेसी के हवाले से दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पुर्तगाल में जायदादें बनाने का जिक्र किया, सियासी और अवामी हलकों में शदीद बहस का मरकज बन चुका है। इस बयान को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है और यह तासुर भी जोर पकड़ रहा है कि शायद ख्वाजा आसिफ ने यह बात किसी खास ब्यूरोक्रेट को बचाने के पस मंजर में कही है। इन कयास आराइयों में खास तौर पर सियालकोट में गिरफ्तार होने वाले ADCR का जिक्र हो रहा है और यही वजह है कि वाकिफान हाल इस गिरफ्तारी को ख्वाजा आसिफ के बयान से जोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें भी गर्दिश में है कि ख्वाजा आसिफ इस मामले पर अपना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस खबर की खुद तरदीद भी की है। लेकिन इस सूरत हाल में फवाद चौधरी ने उनके इस्तीफ़े की खबर को रीट्वीट करते हुए ये सवाल उठाया कि आखिर ADCR इतना अहम क्यों है, और ये सवाल सियासी हलकों में मजीद तजस्सुस पैदा करने का बाइस बना। इस मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि अगर मुबैना करप्शन पर किसी की गिरफ्तारी अमल में आई है, इस पर ख्वाजा आसिफ के नाराज होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अब राना सनाउल्लाह के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की पोजीशन यही है कि हर मामले में मेरिट पर फैसला हो। यानी राना सनाउल्लाह के इस बयान से एक तरह की तरदीद सामने आती है कि वज़ीर दिफा को ADCR सियालकोट की गिरफ्तारी पर कोई ज़ाती या सियासी एतराज़ नहीं। लेकिन जब इस मामले पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह से सवाल किया गया तो उन्होंने ना वाज़े इकरार किया, ना ही साफ इनकार किया। उनका मोहताज जवाब ये था कि ये मामला जल्द हल कर लिए। अब सेनेटर अफनानुल्लाह का ये कहना कि इन मामला को जल्द हल कर लिया जाएगा, इस बात का इंदिया है कि पसे पर्दा इस मामले को लेकर हुकूमती हलकों में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और आज ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, जिसको बहुत मानी खेज समझा जा रहा है और ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को मनाने की कोशिश की। अगर इस बात को दुरुस्त माना जाए तो फिर मुमकिन है वज़ीर दिफा की जानिब से इस्तीफ़ा देने पर गौर हुआ हो। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी में करप्शन पर हुकूमती अहदेदार खुद इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन को भी बात करने का मौका मिल गया और असद कैसर भी ख्वाजा आसिफ की ब्यूरोक्रेसी की जानिब से पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ खरीद हवाले से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल अब हुकूमती सफ़ों में कुछ रहनुमा इस तासुर को ख़त्म करने में मसरूफ़ हैं कि वज़ीर दिफा किसी मखसूस ब्यूरोक्रेट के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि अपोजिशन इस मौके को हुकूमती पॉलिसीज़ और ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा सूरत हाल में यह मामला महज एक बयान से कहीं आगे बढ़कर सियासी शतरंज की ऐसी चाल बन गया है जिसमें हर फरीक अपनी पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश में है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आए ये बहस हुकूमती सफ़ों में मज़ीद दरार डालती है या महज एक आर्जी सियासी हलचल साबित होती है। बहरहाल ये हकीकत है कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से यह तासुर आम है कि वो मुल्की मसाइल पर काबिज़ है और कई अफसरान करप्शन में मुलव्वस है और इस हवाले से कई गिरफ्तारियां भी अमल में आ चुकी हैं। जैसा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी हमेशा से रियासती मशीनरी का बुनियादी सुतून समझी जाती रही, लेकिन हकीकत यह है कि अवामी तासुर अब भी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। आज आम आदमी की सोच में ब्यूरोक्रेसी का जिक्र आते ही शफाफियत और खिदमत से ज़्यादा ताकत, असर व रसूख और माली बदउनवानी का तसव्वुर उभरता है। ये तासुर महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि कई ऐसे बड़े वाक़यात ने इसे हकीकत की सूरत दे दी है जिन्होंने मुल्क को हिला कर रख दिया। जैसा कि सियालकोट में ADCR की हालिया गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस तासुर को तक़वियत दी है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के बाज़ हल्के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गैर मामूली दौलत इकट्ठी करने में मसरूफ़ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल चंटर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अरबों रुपए मालियत के असासों का इंकशाफ हुआ है। छापे के दौरान हुक्काम ने उनकी तहवील से एक लग्जरी लैंड क्रूज़र, 2 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की ओपन फाइल्स, एक कीमती रोलेक्स घड़ी और 17 करोड़ में से 13 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम रिश्वत की मद में ली गई थी। अब सरकारी अफसर की यह गिरफ्तारी इस बात की अलामत है कि सरकारी ओहदे का इस्तेमाल महज इंतजामी जिम्मेदारियों की बजाय ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दौलत के गैर कानूनी अंबार लगाने के लिए भी किया जा रहा है। अब ये वाक़या इस मसले की एक ताज़ा मिसाल है जो बरसों से मुल्की तरक्की के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। अवामी सतह पर सवाल उठ रहा है कि एक सरकारी अफसर जिसकी सरकारी आमदनी महदूद और मुकर्ररा होती है, किस तरह कलील मुद्दत में ऐसे कीमती असासे जमा कर सकता है। इसके साथ साथ सियालकोट से ये बड़ी गिरफ्तारी इस बात को भी वाज़े करती है कि करप्शन का दायरा महज वफाक या बड़े सूबाई दारुल हुकूमतों तक महदूद नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ज़िले इंतज़ामिया में भी ये नासूर जड़ पकड़ रहा है। अहम सवाल यह है कि क्या इकबाल चन्नट जैसे केसेस सिर्फ मीडिया की चंद दिन की तवज्जो हासिल करके ख़त्म हो जाएंगे या इनका नतीजा मौसर एहतसाब की सूरत में निकलेगा। अगर एहतसाब का अमल शफाफ, बिला इम्तियाज़ और इदारा जाती ना हुआ तो ये गिरफ्तारी महज एक और वाक़या बनकर रह जाएगी, जबकि बदउनवानी का निज़ाम बदस्तूर अपनी जड़ें मजबूत करता रहेगा। और यही वजह है कि अब तक कई सरकारी अफसरवानी के केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं और माजी में भी ये चलन जारी रहा। और इसकी एक बड़ी मिसाल मई 2016 में सामने आई जब नैब ने बलूचिस्तान के उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद रईसानी के घर पर छापा मारा। कोयटा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से तकरीबन 73 करोड़ रुपए नकद
भारी मिकदार में सोने के जेवरात, प्राइस बॉन्ड्स और दीगर कीमती अशिया बरामद हुई। इतने पैसे मिले कि गिनने वाले कम पड़ गए, फिर नोट गिनने वाली मशीनें बुलाई गई। जो बैग्स और अलमारियों में रकम छुपाई गई थी, नकदी इतनी ज़्यादा थी कि इसे कई घंटों तक गिना गया। ये मंजर जब मीडिया पर आया तो अवामी रद्द-ए-अमल शदीद गुस्से की सूरत में सामने आया। इब्तदाई तहकीकात से यह बात सामने आई कि यह खतीर रकम सूबाई तरक्याती फ़ंड से बदउनवानी के जरिए इकट्ठी की गई थी, खुसूसन बल्दियाती इदारों के तरक्याती मनसूबों और ठेकों में गैर कानूनी कमीशन के जरिए। इस कार्रवाई के नतीजे में नैब ने मुश्ताक रईसानी के करीबी साथी और साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को भी शामिल तफ्तीश किया। ये केस बलोचिस्तान की करप्शन के सबसे बड़े स्कैंडल्स में शुमार होता है, जिसने ब्यूरोक्रेसी में मौजूद एक मुनज़्ज़म बदउनवानी के नेटवर्क को बेनकाब किया। इसी तरह एक और वाक़या लाहौर में पेश आया, जब नैब ने एक रिटायर्ड ग्रेड 16 के सरकारी अफसर के घर पर छापा मारकर तकरीबन 33 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। नैब की कार्रवाई मुबैना इतला की बुनियाद पर की गई और हुक्काम ने मुलजिम की शिनाख्त इसलिए जाहिर नहीं की कि मजीद शवाहिद इकट्ठे करने में कोई रुकावट ना आए। ये वाक़या इस बात का सबूत था कि करप्शन का नेटवर्क सिर्फ बड़े ओहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि निस्बतन निचले ग्रेड के अफसरान तक भी इसका दायरा फैला हुआ है, जो अपने महदूद इख्तियारात के बावजूद बड़े पैमाने पर माली बदउनवानी में मुलव्विस पाए गए हैं। फिर 2018 में एक और कार्रवाई में नैब रावलपिंडी ने एक सरकारी अफसर के घर से करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद की। इस बरामदगी के बाद तहकीकात का दायरा वसी करते हुए मुतअद्दिद दीगर अफसरान के असासों की जांच शुरू कर दी गई। अब इस तरह के वाक़यात जाहिर करते हैं कि करप्शन सिर्फ नकदी या करेंसी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके साथ जायदादों, कीमती गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए छुपाने के मामलात भी जुड़े हुए हैं। इस सिलसिले में हालिया बरसों में सबसे बड़े इंकिशाफात में से एक कोहिस्तान केस था, जो 2018 से 2024 तक जारी तहकीकात में सामने आया। इस केस में बताया गया कि सरकारी खजाने से नकदी, गैर मुल्की करेंसी और सोने की सूरत में तकरीबन 1.59 अरब यानी 1.5 अरब से जायद निकाले गए। मजीद ये कि 5 अरब रुपए के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए। 77 लग्जरी गाड़ियां जिनकी मालियत तकरीबन 94 करोड़ रुपए थी जब्त की गई और 109 कीमती जायदादें तकरीबन 17 अरब रुपए की मालियत की भी मुंजमद कर दी गई। ये महज करप्शन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम का पता देता है, जो सरकारी वसाइल को आवाम की फलाह की बजाय मखसूस गिरोही मफाद में इस्तेमाल करता रहा है। इन तमाम वाक़यात का तज्ज़िया हमें एक तल्ख़ हकीकत से रोशनास कराता है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, ये सरकारी अफसर, इसका एक हिस्सा ना सिर्फ इख्तियारात का नजर उठा रहा है, बल्कि कौमी खजाने को अपनी ज़ाती जागीर समझकर लूट रहा है। मुश्ताक रईसानी का केस हो या ग्रेड 16 के रिटायर्ड अफसर से 33 करोड़ रुपए की बरामदगी, या फिर कोहिस्तान जैसे मेगा स्कैंडल्स, ये सब एक कहानी सुनाते हैं कि करप्शन का एक मुनज़्ज़म और जड़ पकड़ा हुआ निज़ाम, ये वो ब्यूरोक्रेसी है जिसको इंटेलिजेंशिया ऑफ द कंट्री कहा जाता है। ये समझा जाता है कि ये मुकाबले का इम्तहान पास करके आए हैं, CSS करके आए हैं, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पास करके आए हैं, और ये अपनी महदूद तनख्वाहों और वसाइल के अंदर जिस तरह अल्ले तलल्ले से अवाम का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा चोरी करते हैं, करप्शन की नज़र करते हैं, वो सबके सामने ये केसेस मुंह चढ़ाते हैं इस सादा लो पाकिस्तानियों को कि ये लोग हैं असल में जो आप पर हुकूमत कर रहे हैं। इनके चेहरे देखिए, ये वाइट कॉलर क्राइम करते हैं जिसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। मसला सिर्फ चंद बदउनवान अफराद का नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंतजामी और सियासी साख्त का है जो एहतसाब को या तो सुस्त कर देती है, जैसे मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। ये ADCR सियालकोट साहब है जनाब, 17 करोड़ रुपए, 13 करोड़ रिकवर कर लिए गए हैं। लैंड क्रूजर गाड़ियाँ, इनसे रोलेक्स घड़ियाँ। अब ये वो अफसर जिसकी जो बेसिक तनख्वाह है वो शायद 1.5 लाख रुपए होगी। आप कोई पूछे, इनके ख़ानदान से पूछे कि ये कहाँ से आ गए इतने पैसे, करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया साहब के पास। ये वो लोग हैं जिनको बहुत इज्जत देते हैं। ये क्या कहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आते हैं, इस मामले पर बात करें। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, एक ADCR, मैं ADCR सियालकोट के पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहा हूँ। एक ADCR गालिबन ग्रेड 18 का ऑफिसर होता है, जो बेसिक सैलरी है वो को 1.5 लाख, 1.5 पौने 2 लाख, 2 लाख तनख्वाह होगी। ये 17 करोड़ की करप्शन है। फिर क्रूज़र्स हैं, फिर रोलेक्स घड़ियाँ हैं, फिर 5-5 मरले की कमर्शियल प्लॉट्स की फ़ाइलें, ओपन फ़ाइलें हैं, यानी करप्शन का बाज़ार गर्म है। मुझे बताइए कि ये एक ब्यूरोक्रेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है या किसी की आशीर्वाद, जो सियासी आशीर्वाद होती है, उसके बगैर मुमकिन नहीं? देखिए, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जब ये कहा गया कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो एक सियासी रहनुमा थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जी कहा जाता है कि जो है वाइट कॉलर करप्शन के सबूत नहीं होते, हालांकि लोगों ने करप्शन के मीनार खड़े कर दिए हैं।
यानी आप जाकर देखिए, अगर डीएचए के अंदर, अगर आपको बैरिया के अंदर, अगर आपको किसी बड़ी अच्छी हाउसिंग स्कीम के अंदर 4-4 कनाल के एक घर में रहता हुआ एक 16वें ग्रेड का अफसर नजर आता है, जिसकी ना कोई जमीन है, ना जिसका कोई कारोबार है, ना किसी का उसका कोई जो कारब जो है वो मुल्क से बाहर कोई पैसे कमाने में है, बल्कि वो अपनी खालिस्तान तनख्वाह की बुनियाद पर इतनी लग्जरी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, तो उसके ज़राए आमदन क्या हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। हमने सियासतदानों को हम रगड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम जो है वो बाकी शोबाजात का अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो पूरे निज़ाम को चला रही होती है और जो करप्शन की दास्तानें उनके यहाँ पाई जाती हैं, उसकी मिसाल शायद सोसाइटी में बहुत कम ही मिलती है। हाँ, रही बात अशीर बात, यकीनी बात है, हम नजरअंदाज करते हैं, हमारे सियासी लीडरशिप नजरअंदाज करती है, हमारे आला अफसरान नजरअंदाज करते हैं। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक ज़माने में हम किसी कवरेज पे गए, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कवरेज पे थे, तो वहाँ जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने बड़े गिले शिकवे शुरू कर दिए कि पटवारी कल्चर तब्दील नहीं हो सकता, पटवारी कल्चर ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। तो साथ साहब एक बैठे हुए थे ना, काटन का उन्होंने सूट पहना हुआ था, लोग खाना खा रहे थे, उसने कहा हजूर मेहरबानी फरमाए, ये जो खाना खा रहे हैं ये मैंने ही अरेंजमेंट की है। यानी आप अंदाजा करें कि वो पटवारी के जिम्मे जब आप खाना लगाएंगे, तहसीलदार के जिम्मे जब आप जलसा लगा देंगे, तो फिर वो कहाँ से पैसे लाएंगे और कैसे काम करेंगे। इस वक्त मैं अगर आखिरी जुमला कह दूं, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी आदमी हो, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, वो आपके सामने रोना शुरू कर देगा। हर महकमा आता है, वो अपने अपने तौर पे जो है उसको तंग करने की कोशिश करता है। जहां जब इतने बिजनेस कम्युनिटी को आप तंग करेंगे, तो उससे नतीजा क्या निकलेगा। आप देखें, जो रेट्स हैं, सरकारी निर्ख जो मुकर्रर किए जाते हैं, कहा जाता है जी गोश्त की कीमत जो है फॉर एग्जाम्पल 2200 रुपए में आप बेचेंगे। भाई एक बंदे को गोश्त पड़ता ही घर में 2500 रुपए किलो है। अब देखिए नसरुल्लाह भाई साहब, 2 रोज पहले जानवर सही नहीं बेचेगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, ये बकरियां दिस मिक्स इज करके वेरी बेचेगा। अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर सर एंड सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। 2 रोज पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की, उसमें कहा कि पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है, और फिर ये कहा कि सियासतदान तो बचा कुचा खाते हैं। ये इस बात से इनकार नहीं उन्होंने किया कि सियासतदान खाते नहीं, उन्होंने कहा बचा कुचा खाते हैं। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने ये कहा कि असल में मसला तो ADCR सियालकोट का था, आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ऐसी पुर्तगाल के अंदर शरीयत और ये सारी चीज़ें उठा दी। और फिर ये खबरें भी हैं कि जी ADCR का असल में कोई कनेक्शन ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे सियालकोट में करता धरता है और उनकी नाक के नीचे हो रहा था। तो जब ADCR साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी कहीं रेजिग्नेशन को टेबल करने की बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने। इन खबरों में किस हद तक सदाकत, और फिर ही नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई ख्वाजा आसिफ साहब की। देखिए, ये खबरें तो मंजर आम पर हैं कि कोई इस किस्म का वाकया हुआ कि इन जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, इनकी सरपरस्ती कौन करता है। आप सियासतदानों को कैसे बरी जुमा कर सकते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर इनके पास, जब इनकी तैनाती होती है आपकी सिविल हुकूमत के पास होती है। आपके जो है MPs और MLAs जो हैं, वो तबादला पोस्टिंग के अंदर जो है उनकी इन्वायरमेंट अंदाजा है कि अपने अपने हल्के के अंदर जितना ताकतवर वजीर है, या ताकतवर रुकन कौमी असम्बली है, या ताकतवर रुकन सूबाई असम्बली है, उसकी मर्जी के मुताबिक उसके हल्के की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती। ये मरियम नवाज साहबा ने, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने एक आध दफा मियां नवाज शरीफ साहब से भी इसका तज़किरा किया। तो मियां नवाज शरीफ ने शायद उनको ये कहा कि हमें अपने काम पे फोकस करें, जब हम मजमूई तौर पे कोई बड़े काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर खैर देखा जाएगा। अगर अराकानी असम्बली नाराज होते हैं तो होने दें, ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी मुदाखत नहीं। ये मुझे क्या चीफ मिनिस्टर मजबूर नहीं होते हैं? क्या आपके यहाँ, मैं जिस लाहौर में आप और मैं बैठे हैं, यहाँ कितनी शिकायत हैं, जितने आपका LDA शुरू हो जाए, आपका PHA से शुरू हो, आपकी कारपोरेशन से शुरू हो, हाँ अफसरान दंदनाते फिरते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। इसमें कसूर किसका? जो आपने बात की सरपरस्ती की जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये 2700 CC गाड़ियां एक नए असिस्टेंट कमिश्नर को और उसके साथ उसको जो अख्तियारात दिए गए, इन्हीं हुक्मरानों ने वो 1000 CC गाड़ियों पर जब इनको लेकर आ गए थे, वो ये साबित करना चाहते थे ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक के हुक्मरान नहीं है। लेकिन इस वक्त आप तसव्वुर करें, जाके किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में जाकर देखें, रौनक देखें, उनका स्टाइल देखें, उनकी लग्जरी लाइफ देखें। रसूलुल्लाह भाई साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखिए ना, फिर सर ये सिलेक्टिव एहतसाब तो फिर नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी एक को पकड़ लें। और जाहिर है वहाँ पे भी प्रेशर तो आ रहा है, और विद इन द पॉलिटिकल पार्टी भी सुनने में आ रहा है कि वो बर्तन बज रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, शोर बपा हो रहा है। फिर तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। फिर ये तय कर लें
किसने ख्वाजा आसिफ साहब को भी चाहिए था कि वो पुर्तगाल वाले मामले के ऊपर भी बजाय इसके कि ट्वीट करते सोशल मीडिया पे आके, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वहां पे इस मामले को करेंगे तो ये जो एहतसाब का निजाम है वो हमने लोगों का बाजू मरोड़ने के लिए या अपनी मर्जी का एहतसाब करने के लिए हमने किया है। जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए, एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन उस वक्त भी जब आपको जरूरियात पड़ी, आपको मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बनानी थी, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट आपने बनानी थी, तो आपने एहतसाब उन लोगों के हवाले से छोड़ दिया जो लोग आपका साथ देने को तैयार होंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब नहीं करेंगे तो एहतसाब को फिर लोग वही समझेंगे कि ये सिलेक्टिव एहतसाब है, किसी एक फर्क को कुछ नापसंद है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लास्टली रसूलुल्लाह मलिक साहब, आपको लगता है फिर इसको टेस्ट केस बना देना चाहिए, ये ADCR साहब की गिरफ्तारी हो या फिर आप वो एक और मामला है, जाहिर है मैं अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें तो इसको टेस्ट केस बना के फिर आप इसको अनफोल्ड करें, पुर्तगाल में किसने शरीयत ली है, किसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसने जो है वो करप्शन से पैसा कमाया है, किसने कितनी जागीरें बनाई हुई हैं, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा फिर शुरू कर देना चाहिए। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? आप सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लें, इवन जब से पाकिस्तान, आप अयूब खान साहब के दौर का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसके अलावा आपके पास कोई और चारा? जी देखिए, इसके अलावा फिर आपके पास कुछ चारा नहीं है, फिर आप यही इसको जो है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं कहेंगे। अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी उसके नजर में आता है वो आए, लेकिन आपको एहतसाब जो है सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। एक ADCR का मसला थोड़ा है इस मुल्क के अंदर, आपसे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से लेके बलूचिस्तान तक आपके यहाँ रोजाना करप्शन की दास्तानें रकम हो गई हैं। एक सरकारी अफसर के पास जाए, 12 गाड़ियां उसके घर के अंदर खड़ी हैं, कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर कि 12 गाड़ियां आपके घर के अंदर कैसे आ गई, आपकी सरकारी तनख्वाह कितनी है? तो मैं समझता हूँ ये सियासतदान अपने आप को बड़ी जिम्मा न करें, इनको अवाम ने वोट दिए हैं। जब तक ये वजीर गलत काम नहीं करेगा और जब तक उनके अपने जो सियासतदान है वो गलत काम नहीं करवाएंगे, ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं वो गलत काम कर सके, क्योंकि वो हम सब लोग उस पर नजरअंदाज करते हैं, उन चीजों को सियासतदान भी नजरअंदाज करता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मुल्क में महंगाई की मुसलसल लहर ने आम शहरी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है और इसका सबसे तबाहकुन असर मुतवस्सित तबके पर पड़ रहा है, जो पहली महदूद आमदनी में गुजर बसर कर रहा था। ख़ास तौर पर बिजली के नरखों में रिकॉर्ड इजाफे ने घरेलू बजट का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया है। हर माह आने वाले भारी बिल न सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च कम करने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि इन बिल्स की वजह से तालीमी, तिब्बी और दीगर ज़रूरी शोबों के अखराजात भी शदीद दबाव का शिकार हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि अब हुकूमत प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से शिकायत का नोटिस लिया है और इस मामले पर आला सतही कमेटी बनाई जाएगी जो प्रोटेक्टेड सारिफीन की हद 300 यूनिट करने पर गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक 201 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है, लेकिन अब कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ये बाइसे ताज्जुब है और बाइसे ताज्जुब इसलिए भी है कि बिजली के फी यूनिट की कीमतें बढ़ती, प्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिसिपेशन के प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में सरकार कैसे मुतहम्मिल हो सकती है कि सारिफीन को इतना बड़ा रिलीफ दे कि प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी को 200 यूनिट से बढ़ा के इस स्लैब को 301 यूनिट्स तक ले जाए, और एक ऐसे वक्त में जब हम IMF प्रोग्राम में भी हैं। डॉक्टर शुएब जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं इस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, 201 यूनिट से जो प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी है उसको बढ़ा के 301 यूनिट्स तक करने का एक प्लान ज़ेरे गौर है, ये मंसूबा सामने आया है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत के लिए कि वो इस कैटेगरी को एक्सटेंड करे 301 यूनिट्स तक? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी गुजारिश की थी जब मैं बात करने लगा था, तो मैंने कहा मुझे ज़रा 2-3 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये खबर एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है कि इसका ज़रा ना प्रॉपरली ऑडिट होना बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअली इस वीक में 2 ऐसी न्यूज़ थी। एक तो हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में खबर हमारे पास आई कि जनाब RLNG के जो कनेक्शंस हैं वो अब सार्फिन को देने का फैसला किया गया है और उससे बड़ी सस्ती गैस मिलेगी।
मैंने उसका थोड़ा सा ऑडिट करके बताया। मैंने कहा कि किस तरह इस वक्त हमारे नेशनल ग्रिड के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हमारा गैस किसी वक्त भी, हमारा जो मेन पाइपलाइन है वो फट सकती है। 5.127 बिलियन क्यूबिक फीट का उसके ऊपर प्रेशर चला गया था। इन्होंने 2-3 वेल अपने बंद किए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस खबर का मैं जल्दी से ऑडिट करके बता देता हूं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले आप जस्ट टू ऐड टू इट, ये सस्ती आरएलएनजी देना तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस खबर का क्रक्स ये था कि अगर जो नए कनेक्शंस हैं उस पर आरएलएनजी होगी और जिस रेट के ऊपर होगी, जो यूनिट उसका जिस तरह से पड़ेगा, उस पर जो लोग इसको हासिल करना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, वो उन यूनिट्स के मुताबिक अगर एग्री करेंगे और फिर कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और वो यूनिट ज़ाहिर है जो इस वक्त हमें सुई गैस मैसर है उसके बराबर तो कतई नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये एक डिक्लेरेशन भी मांग रहे थे वो सारिफीन से। जी हाँ जी, वो डिक्लेरेशन भी मांग रहे थे, लेकिन उसके पीछे भी जो बैकग्राउंड जो था ना सीन, वो तो मतलब बाकी तो सारी लफाजी और पेपर वर्क था ना, यहाँ पे भी पेपर वर्क बहुत सारा हुआ है। मैं अभी आपको गुजारिश करता हूँ ना, आपको पता चल जाए। वो पेपर वर्क तो बाद में, असल जो आरएलएनजी की तरफ टर्न होने का जो फैसला किया गया था, आरएलएनजी तो उनके पास पिछले 6 महीने से पड़ी हुई थी। इनके 9 कार्गो शिप्स आने थे जो इन्होंने 24-25 के लिए इन्होंने डील किए थे। और उसमें से भी अब इन्होंने तय ये किया था कि भाई हमारे, चूंकि इन्होंने पावर प्लांट्स बंद कर दिए थे जिन लोगों के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो भी इनका एक कार्गो ये भेज रहे थे ओपन सीज के अंदर जाकर उसको ओपन मार्केट में सेल करने का। और उस पर कतर गवर्नमेंट ने ये किया, उन्होंने कहा कि जी अगर प्रॉफिट होगा तो हम लेंगे, लॉस होगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मैं एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो अपने जमाने तालिब इल्मी में सुना था, आप यकीन करें पूरी जिंदगी समझ में नहीं आया, कि उसने कहा था कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। ठीक है जी। अच्छा, ये नहीं समझ में आया ना कि यार ये कैसे मुमकिन है। अब जनाब ये समझ में आया, अब जब हुकूमत की ये शोबदेबाजियां और चालबाजियां हम देखते हैं, अब जरा ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं कि जी ये सूरत हाल क्या है। देखिए, एक हमारे यहाँ होता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं ये लोग, ये 3 महीने का एक प्लान डिसाइड करते हैं, उसमें जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके अंदर जो भी इनका बाकी तमाम सारे मसाइल, अब बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, नाजरीन को मैं उसमें मजीद उलझाना नहीं चाह रहा। ये अपनी एक बजटिंग करते हैं, उस बजटिंग के मुताबिक ये बिल इशू करते हैं और उन बिल्स के तहत ये पैसे लोगों से ले लेते हैं। ठीक है जी। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप सुन के मतलब वो कहते हैं ना, मैं सर को पीटूं या जिगर को रूं, 1,28,000 नए कनेक्शंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग पड़ी है। जरा प्लीज सुनिएगा, मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है हमारे साथ। 1,01,070 मेगावाट हमारा इस वक्त अनयूज्ड है सिस्टम के अंदर, हम यूज ही नहीं कर पा रहे। एक्सेस है जी, एक्सेस है आपके पास। 40,000 के आपके 4,000 आपके नेट मीटर की जो एप्लीकेशन आई थी, इन्होंने उनको पेंडिंग रखा हुआ है, उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, ये उनको नहीं दे रहे हैं। इनको पता है अगर इनको हमने दिया नेट मीटर, ये बिजली खुद बना लेंगे, हमारे सिस्टम पे और प्रेशर आ जाएगा, हम उस बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये शायद इल्म में है या नहीं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, इससे भी बढ़ के आपको जुल्म बताऊं, 70,000 मीटर आपके इस वक्त बिजली के खराब पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ये एक अंदाजे के मुताबिक बिलिंग कर रहे हैं। दूर क्यों जाते हैं, मेरा अपना इदारे का जो मीटर था, हमने एक ऑर्फनेज बनाया हुआ है, ऑर्फनेज के मीटर के ऊपर 3 महीने हमारे पास बिल आता रहा, जो कि मतलब बंद मीटर के ऊपर बिल भेजते रहे। और जब हमने वो चेक किया कि भाई हमें क्यों इतना ओवरहेड पे बिल, इतना एक्स्ट्रा बिल क्यों आ रहा है, पता चले जी मीटर खराब है। फिर उसको मीटर को उतार के लेकर गए और उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद कहा कि जी ये ठीक नहीं हो सकता, बिल तो आपको वही पे करना पड़ेगा। हमने उसको इंस्टॉलमेंट में करके एक ऑर्फनेज का बिल मैं आपको बता रहा हूं, 70,000 मीटर इस वक्त आपके खराब हैं, जिनके बिल आप ये लोग ना अंदाजे पे जो होता है ना अप्रोक्सीमेट बिल देके भेज रहे हैं। ये है आपका स्टेट ऑफ अफेयर। उसके बाद क्या हुआ, ये अब कैपेसिटी पेमेंट में 53 अरब रुपए हैं। मैंने ये सारा का सारा, अच्छा मुझे कोई ख्वाब नहीं आया ना, एक दफा ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम में मैंने कोई 2-4 बातें कर दी, तो वो एक बहुत मौसूफ बहुत बड़े सरकारी एहलकार थे, वो कहते हैं यार ये जो आप लोग पीएचडी होते हो ना, ये घड़ लेते हो खबरें, आप लोग यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हो। ये जनाब मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं ताकि आपको, ये नेपरा की एक पब्लिक हेयरिंग हुई है 3 अगस्त को। ठीक है जी। उसके अंदर, उस पब्लिक हेयरिंग के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स, और ये सारी की सारी डिटेल्स मीडिया के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी मैंने कोई नई बात नहीं की। इन्होंने 53.4 बिलियन
कितने 53.4 अरब रुपए की इन्होंने ओवर बिलिंग की है जनाब पाकिस्तानियों को। और अब जब इन्हें पता चला कि हम ओवर बिलिंग कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने लेस्को की जो लाहौर का जो है ना, उनकी तो बाकायदा इंक्वायरी भी बैठी है और उसमें काफी सारे लोगों को उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है। कौन सजाएं देगा इस मुल्क में, आज तक किसको सजा मिली है, लेकिन पॉइंट आउट हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस तो लेना था। तो जनाब 53.4 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हुई है, जिसमें से आपको वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा तो सुना। आज मैं मुहावरों की, मैं अब टेक्निकल बातें मैंने करना छोड़ दी हैं। 53.4 अरब रुपए की आपसे ओवर बिलिंग करके अब जनाब आपको वो ₹1.80 का रिलीफ दे रहे हैं पर यूनिट। और पाकिस्तानी खुश हो गए, नारे लगाने शुरू कर दिए उन्होंने, बल्ले 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 जनाब। मैं सुबह से अखबारों की, अब आपके तो मीडिया की तो खैर ज़ाहिर है पीआईडी की नोटिफिकेशन होता है, वो मजबूरी है, उन्होंने तो ये करना था। अब जनाब आपको ये पैसे देंगे कहां से और कब देंगे? अगस्त से अक्टूबर के दरमियान आपको ये रिलीफ मिलेगा। और वो रिलीफ कैसे मिलेगा जनाब? वो इस तरह से मिलेगा कि आपका 53 जो है वो 13 अरब रुपए इन्होंने बचत की है। कहां से जी? नीलम झेलम प्रोजेक्ट से। वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, उसके इन्होंने पैसे देने थे, जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं वो चूंकि बंद पड़ा हुआ है, अब उन्हें पे नहीं करना, तो लिहाजा बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी वो बंद प्रोजेक्ट के हमने डॉक्टर साहब यहाँ पे दो चीजें जरा और आसान करके समझा दीजिएगा। एक तो एक्सेस प्रोडक्शन है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है, आपने कहा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। दूसरा ये कि हम ऑलरेडी बिल दे चुके हैं ओवर बिलिंग की सूरत में जी। तो क्या मतलब एक तो एक्सेस है, जाहिर है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दूसरा ये कि जो ओवर बिलिंग हुई है, क्या दोनों चीजें कॉम्पनसेट करना मकसूद है और कॉम्पनसेशन हो जाएगी इससे? वो मतलब उसके लिए उन्होंने रिलीफ कहां से निकाला है? हमारे यहाँ तो हम तो वो रेचिट इफेक्ट पे चलते हैं ना। इकोनॉमिक्स की एक इस्तेलाह है रेचिट इफेक्ट। रेचिट इफेक्ट ये होता है कि आपने 100 रुपए से 150 को जब ये पता चला हमारे पास इतने रुपए फालतू बच रहे हैं, तो वो तो अपने अल्ले तल्लो में और उसमें ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाला नया तिजारती मुआहदा इस वक्त मुल्की मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। वजारत तिजारत की जानिब से ऐवान में पेश की गई ताज़ा तफसीलात के मुताबिक इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दिलचस्पी जाहिर की है, जो पाकिस्तान के लिए बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का दरवाज़ा खोल सकता है। पाकिस्तान इस वक्त तांबे के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और अगर रिफाइन शुदा तांबा अमरीकी मंडी में बरामद किया जाए तो ये न सिर्फ बरामदात में इजाफे का बाइस बनेगा, बल्कि सनती तरक्की, कानकुनी के शोबे में रोज़गार के मौके और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी लाएगा। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने रिफाइन तांबे पर आयद 50% टैक्स को ख़त्म करके इस शोबे को ख़ास रियायत दी है, जबकि तांबा, लोहा, फौलाद और एल्यूमीनियम जैसे दीगर खाम मादनियात पर टैक्स बरकरार रखा है। ये पॉलिसी इस अमर को यकीनी बनाएगी कि पाकिस्तान में मादनियात को सिर्फ कच्ची शक्ल में बरामद करने की बजाय इन्हें वैल्यू एडिशन के बाद बेचा जाए, जो ज़्यादा मुनाफा बख्श और मईशत के लिए पायदार है। वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका ने इस मुआहदे के तहत एक फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक कर लिया है, जिसके नतीजे में अमरीकी मंडियों तक रसाई बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जाएंगे। इसमें सबसे अहम पेशरफ्त यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर आए टैक्स की शरह 29% से कम करके 19% कर दी है, जिससे पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाबकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। ये टैक्स कमी टेक्सटाइल, लेदर, खेलों के सामान, सर्जिकल आलात और ज़रूरी मसनूआत जैसे शोबों में ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये वो शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के साथ बरामदात का मुस्तहकम रिकॉर्ड रखता है। फिर इसके अलावा दोनों ममालिक ने जो महसूलाती रुकावटें हैं उनका जायज़ा लेने और उन्हें ख़त्म करने पर भी इत्तफाक किया है, ताकि पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को सर्टिफिकेशन, मयार और लेबलिंग जैसे पेचीदा तकाज़ों में आसानी फराहम की जा सके। एक तरफ भारत पर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, टैरिफ्स इम्पोज किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिलने वाली रियायत एक नए दौर का आगाज़ है, और उम्मीद करते हैं कि वक्त अजीज़ इसको कैपिटलाइज भी कर सकेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।